डियर स्टूडेंट, मैं मनोज चौधरी आपका स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में। बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसमें अपन कवर करने वाले हैं कैंसर। कैंसर एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो हर किसी की कंफ्यूजन में रहता है, और ये स्कोरिंग भी ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है नीट के अंदर, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो अगर अपन एनसीईआरटी पढ़े या फिर नीट का जो भी अपन सिलेबस देखते हैं उसके अंदर आपको कैंसर मिल जाएगा, और यहाँ से अपन एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पुट करने वाले हैं। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पिकअप होने वाला है नीट के अंदर। ठीक है, तो कैंसर को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भैया कैंसर है क्या, क्या है कैंसर, कैसे होती है कैंसर अपन, मतलब और किस टाइप की कैंसर जो है वो लीथल होती है, किस टाइप की कैंसर जो नॉर्मल होती है ट्रीटमेंट से हट जाती है, सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। और होती कैसे है कैंसर, एक्चुअल कैंसर होने का रीजन क्या है। तो अपन बोलते हैं जनरली ट्यूमर हो जाती है, मतलब कैंसर हो जाती है। तो भैया क्या सारी ट्यूमर्स जो है वो कैंसर कर देती है? बिल्कुल नहीं। तो अपने को टाइप भी पढ़ना है, ट्यूमर के भी टाइप पढ़ने हैं, उसमें अपन अलग अलग देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है जिससे कैंसर हो सकती है। फिर अपन वो भी रीजन देखेंगे कि ट्यूमर होने के क्या रीजन है आपके सेल्स के अंदर या फिर आपकी बॉडी के अंदर। तो सारी चीजें अपन इस लेक्चर में डील करने वाले हैं। और फाइनली जब अपन पहुंच जाएंगे टाइप्स ऑफ कैंसर या फिर रीजन ऑफ कैंसर, ठीक है, उसके बाद में अपन लास्ट में देखेंगे कि इस कैंसर का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर कैंसर हो चुकी है। उसका फिर अपन देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सारी चीजें अपन इसके अंदर कवर करने वाले बच्चों इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो शुरू करें अपन चैप्टर टॉपिक। देखो कैंसर क्या है। कैंसर तो समझो मेरी बात को कि अगर कोई भी सेल जो है वो इररेगुलेशंस में डिवीजन करना स्टार्ट कर दे, यानी कि नॉन रेगुलेटेड वे में अगर डिवीजन करना स्टार्ट कर दे, तो बच्चों वो ट्यूमर कोज कर सकती है। ये मैंने उस कैंसर सेल के लिए बोला है। अगर एक नॉर्मल सेल की मैं बात करूं तो बच्चों नॉर्मल सेल में क्या होता है, कोई भी सेल जो है वो रेगुलेटेड वे में डिवीजन करती है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या करेगी, वो डिवीजन करेगी। तो बाकी के टाइम पे क्या करती है, ग्रोथ करती है, रेस्ट करती है, जो भी उसके फंक्शन होते हैं इंटरनली वो कंप्लीट करती है। ठीक है, लेकिन और क्या होता है उसके अंदर, रेगुलेटेड वे में डिवीजन करती है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो सेल नई बनी है वो खत्म भी होने वाली है। उसको बोलते हैं बच्चों अपोप्टोसिस। ठीक है, तो सेल बन रही है, सेल डिफरेंशिएट हो रही है, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सेल खत्म हो जा रही है। ये एक नॉर्मल सेल का फिनोमिना है। लेकिन अगर ये फिनोमिना, ये प्रॉपर्टी एक सेल लॉस्ट कर देती है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दैट मींस फिर उससे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या सभी ट्यूमर्स जो है वो कैंसर कर सकती है? बिल्कुल नहीं। ट्यूमर हो जाएगी, लेकिन सारी ट्यूमर्स जो है वो कैंसर कोज नहीं करती है। तो पहली बात तो आपको ट्यूमर के बारे में जानना होगा कि ट्यूमर क्या है। तो मैंने बोला ट्यूमर जो है वो बंच ऑफ सेल्स है। यहां पर ट्यूमर क्या है, यहां पर देखो बंच ऑफ अननेसेसरी सेल्स क्या कहला रही है, ट्यूमर कहला रही है। दो तरह की ट्यूमर्स होती है बच्चों आपके पास में, आपकी बॉडी के अंदर, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है। इन द सेंस नॉर्मली नहीं होती है। इन केस अगर कैंसर हो रही है या फिर कोई भी ऐसा रीजन हो गया जिससे आपकी बॉडी में क्या बनने लग गई, ट्यूमर बनने लग गई। दो तरह की ट्यूमर बनेगी, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये देखना है अपने को। तो मैंने कहा सर ये एक अपोप्टोसिस वर्ड आपने लिखा है, ये क्या, ये जरा समझा दीजिए। तो मैंने कहा ये सेल डेथ को बोलते हैं अपोप्टोसिस। सेल डेथ को अपन अपोप्टोसिस बोल रहे हैं। तो सर सेल डेथ कितने टाइप से हो सकती है? मैंने कहा दो तरह से सेल डेथ हो सकती है। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं सेल डेथ, और ये दो तरह से हो सकती है। एक को बोला अपोप्टोसिस, एक को बोलने जा रहा हूं अपोप्टोसिस, और एक होती है बच्चों नेक्रोसिस। समझ लेना इसको अच्छे से। नेक्रोसिस दो तरीके से आपके बॉडी में, मतलब जो सेल्स है वो खत्म हो सकती है। अपोप्टोसिस को बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है समझेंगे इसको भी। नेक्रोसिस क्या है? एक्सीडेंटली सेल डेथ। एक्सीडेंटली सेल डेथ। डिफरेंस देखो, अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ बोला है, इसको बोला है एक्सीडेंटली सेल डेथ। प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, एक सेल जो है उसके अंदर पहले से फिक्स है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसको खत्म होना है, दैट मींस होना ही है, उसको बोला है अपोप्टोसिस। नेक्रोसिस भैया आपको पता नहीं था, सेल को भी पता नहीं था कि मैं कब खत्म हो जाऊंगी। ठीक ऐसे समझो कि आप जा रहे हैं रोड के ऊपर और तुरंत फिसल गए वहां पर। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जिससे आप फिसल गए, और फिसलने के बाद में आपका जो स्किन वाला रीजन है, यानी जो भी कांटेक्ट में आया रोड के कांटेक्ट में, वहां से क्या हो गया, वो स्क्रैच हो गया और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। तो जो स्क्रैच हुआ है वहां पर बहुत सारी सेल्स क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है।
तो उस इस टाइप की जो सेल डेथ होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस नॉर्मल होती रहती है आपकी बॉडी में, आपको भी नहीं पता होता कब आपकी सेल्स बन रही है, कब आपकी सेल्स खत्म हो रही है, लेकिन सेल के अंदर वो सारा प्रोग्राम सेट होता है कि उनको कब बनना है, कब खत्म होना है। इसको बोलते हैं अपोप्टोसिस, जो एक नॉर्मल फिनोमिना होता है सेल का, और ये एक्सीडेंटली होता है, नॉर्मल फिनोमिना नहीं होता है नेक्रोसिस का। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं जो अपोप्टोसिस है ना, ये वेरी करेगा, मतलब आपकी बॉडी में अगर सेल के अंदर अपोप्टोसिस होना ही बंद हो जाएगा तो सेल्स लंबे समय तक सर्वाइव करेगी। तो ऐसे बहुत सारी सेल्स फिर क्या हो जाती है, साइज में इनलार्ज हो जाती है, फिर वो बंच करना स्टार्ट कर देती है। अगर सेल खत्म नहीं हो रही तो फिर वो बंच करना स्टार्ट कर देगी, और वही बंच क्या कर देगा, ट्यूमर कोज करवा देगा। ठीक है, तो चलिए ट्यूमर 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 बहुत हो गया। ट्यूमर टाइप्स देख लेते हैं, इसके दो टाइप्स जो है डिफरेंस देख ले रहे हैं इसके अंदर। ये देखो, कंपैरिजन इन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इसको समझने की कोशिश करना, इधर देखना। मैंने कहा ये एपिथेलियल टिश्यू है, और इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर इसके जस्ट नीचे की ओर क्या है, इसके नीचे की ओर है कनेक्टिव टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू है तो इसके अंदर सेल्स भी होंगी, आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल्स होती है, और ये पेरिफेरल रीजन पर होता है। इसके नीचे की ओर मिलता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आपको ब्लड सप्लाई भी मिल जाएगी। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसमें देखने की कोशिश करना, मैंने कहा इसके अंदर क्या होता है, ये जो पार्ट है, ये जो एपिथेलियल वाला पार्ट है, मैंने कहा इसमें जो सेल्स है वो अननेसेसरी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, या अननेसेसरी डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो यहां पर बंच बनना स्टार्ट हो गया है, सेल्स का बंचिंग हो गया है, ये देखो। और ये बंचिंग मतलब ऐसे आउटग्रोथ भी कर लेता है, ये देखो। तो क्या ये एक ट्यूमर हो गई है क्या? हाँ, इसमें बहुत सारी अननेसेसरी सेल्स है जिनको नहीं बनना था लेकिन फिर भी बन चुकी है वो, और ये बंच बनाकर एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इस टाइप की ट्यूमर को बोला है अपन ने बच्चों बेनाइन ट्यूमर। इसको बोला है बेनाइन ट्यूमर। क्लियर? यस, इसको बेनाइन ट्यूमर बोला है। दूसरी ट्यूमर जो है उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। डिफरेंस देखना दोनों में क्या डिफरेंस है, ये देखना। मैंने कहा एक और, चलो रेड कलर से मैं यहां पर बना, इससे बता। ये देखो यहां पर दूसरी टाइप की ट्यूमर्स है, यहां पर अपन देख पा रहे हैं बहुत सारी सेल्स है। ये देखो बहुत सारी सेल्स है जो अननेसेसरी ग्रोथ कर यहां पर एक बंच बना लिए हैं, और यही बंच, इस बंच से कुछ सेल्स यहां से निकलेगी बच्चों। इस बंच से कुछ सेल्स यहां से स्प्लिट होगी, और वो स्प्लिट होकर कहां आ रही है, कनेक्टिव टिश्यू में। ये जो ब्लड है ना, ब्लड इसके अंदर आ गई है। तो ये देखो यहां से सेल्स स्प्लिट होकर यहां आ रही है, और यहां से फिर कहां जाएगी, ये एक नए ऑर्गन्स के पास जाएगी, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं एक नए बॉडी पार्ट्स के पास में जा रही। ठीक है, ये कोई ऑर्गन है, मैंने बोला ये कोई ऑर्गन है जिसके अंदर ये सेल्स स्प्लिट होकर पहुंच चुके हैं यहां तक। यहां पर आने के बाद में ये अगेन यहां पर क्या करेगी, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। मतलब यहां पर जो नॉर्मल सेल्स थी ना, उनको भी ये कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगी। कौन सी सेल्स? ये वाली सेल्स। इन सेल्स को क्या बोला है, कैंसर सेल बोला है। इनको कैंसर सेल बोल रहा है बच्चों। ये कैंसर सेल्स यहां से स्प्लिट होकर यहां ब्लड में आ चुकी है, और ब्लड से किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जा चुकी है। और अब ये जो कैंसर सेल्स है ना, ये नियर अबाउट नॉर्मल सेल्स को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, और उनको भी कैंसर्स में कन्वर्ट कर देगी। तो यहां पर भी एक बंच बन चुका है पूरा का पूरा। ठीक है, फिर यहां से क्या होगा, यही बंच जो है इससे अगेन कुछ सेल्स स्प्लिट होगी, और इसी पाथवे के थ्रू एक नए पार्ट पे चली जाएगी। ये न्यू पार्ट आ गया यहां पर। यहां पर भी सेम फिनोमिना होने वाला, यहां पर भी ये सेल्स पहुंच चुकी है, और नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करते हुए क्या करवा देगी, उनसे भी बंचिंग करवा देगी। तो ये देखो आप देख पा रहे हैं, यहां पर इसका ओरिजिन यहां पर था, इस ट्यूमर का ओरिजिन यहां पर था, लेकिन इसने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा दिया, इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो चुकी है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों, इस फिनोमिना को, यानी कि कोई भी सेल एक पार्ट से उठी है, दूसरे पार्ट में जा रही है, और वहां से फिर किसी अन्य पार्ट में जा रही है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटास्टेसिस। इसको बोला है मेटास्टेसिस बोला है, यानी कि ये भी मेटास्टेसिस है। यस, मेटास्टेसिस है बच्चों, मेटास्टेसिस। तो क्या बेनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। तो क्या जिनमें मेटास्टेसिस होता है वही कैंसर कोज करती है? बिल्कुल वही कोज करती है। तो क्या बेनाइन ट्यूमर एक जगह लोकलाइज होती है? हाँ, बेनाइन ट्यूमर एक जगह लोकलाइज होती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। यानी कि मेटास्टेसिस प्रोसेस आपकी मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर होगा, बेनाइन ट्यूमर के अंदर ये वाली प्रोसेस नहीं होती है। ये नॉन हार्मफुल होती है, ये हार्मफुल होती है। यानी कि ये कैसी है, ये हार्मफुल है। तो सर ये हार्मफुल है तो क्या ये कैंसर कोज करेगी? यस, यही कैंसर कोज करती है। ये कैंसर कोज करती है क्या? नहीं, ये कैंसर कोज नहीं करती है।
ठीक है, तो ये बेनाइन ट्यूमर भी एक जिस पार्ट के अंदर ये होने वाली है ना, उस नियर अबाउट एरिया को वहां पर डैमेज कर सकती है, मतलब अफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि बेनाइन ट्यूमर अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन जिस लोकेलाइज या जिस एरिया के अंदर वो लोकेलाइज है उस एरिया को वो अफेक्ट कर सकती है नियर अबाउट। ठीक है, तो बेनाइन ट्यूमर खतरनाक नहीं होती है, डेंजरस नहीं होती है, इन्वेसिव नहीं होती है। आपकी मैलिग्नेंट ट्यूमर में वो सारी प्रॉपर्टी है जो कैंसर कोज कर रही है या जिससे कैंसर हो रहा। ठीक है, तो बच्चों ये अपन ने डिफरेंस देखा ट्यूमर के अंदर। ट्यूमर में अपने डिफरेंस देख लिया है कि बेनाइन ट्यूमर क्या होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है। लेकिन सर ये ट्यूमर हो क्यों रही है, ट्यूमर होने के कारण क्या है, या फिर जो कैंसर हो रही है इस कैंसर के टाइप क्या है। तो चलो अपन सबसे पहले क्या कर ले रहे हैं, यहां पर कैंसर के टाइप पढ़ ले रहे हैं, फिर अपन रीजन जानेंगे कि ट्यूमर क्यों हो रही है। तो ये देखो कैंसर, अगर मैंने बोला ये जो ट्यूमर जिस पार्ट में हो रही है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसका क्या कर दिया, नेम रख दिया है। तो मैंने कहा सर अगर ये जो ट्यूमर है वो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हो रही है तो उसको बोलेंगे कार्सिनोमा। क्या बोला अपन ने, ये टाइप्स मैंने बताए हैं कैंसर के टाइप्स, तो मैंने कहा सबसे पहले लिखा है मैंने यहाँ पर कार्सिनोमा। अगर जो ट्यूमर है बच्चों वो कहां हो जाए, अगर ट्यूमर हो जाए एपिथेलियल टिश्यू में तो उसको बोलेंगे कार्सिनोमा। मोस्ट स्प्रेडिंग कैंसर होती है कार्सिनोमा। 90% ऑफ ह्यूमंस के अंदर ये कैंसर मिलेगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 90% ऑफ ह्यूमंस नहीं बोलेंगे, सॉरी, जो मोस्ट ऑफ कैंसर है उसमें से 90% जो कैंसर होती है वो ह्यूमन के अंदर कार्सिनोमा होती है। ठीक है, और मैं बोलूं जैसे ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल जो कॉमन होती है फीमेल्स के अंदर, लंग्स कैंसर बोल सकते हैं, स्टमक कैंसर बोल सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर बोल सकते हैं, ये सब कार्सिनोमा के अंदर आती है, ये सब कार्सिनोमा के अंदर आती है। ठीक, अगर सेम ट्यूमर कनेक्टिव टिश्यू में हो जाए तो उसको बोलेंगे सार्कोमा, सार्कोमा बोलेंगे उसको। लेस अपीयर इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है सार्कोमा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने यहां पर बोला बोन कार्टिलेजिनस कैंसर, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ट्यूमर हुआ है और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही बोन इंक्लूड होती है। आप सभी को पता होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन और ब्लड इंक्लूड होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। ल्यूकेमिया एक तरह की ब्लड कैंसर होती है। अगर मैं ब्लड कैंसर को डिफाइन करूं ना बच्चों, ये देखो ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर के अंदर क्या क्या जाएगा, यानी कि यहां पर मैंने बोला ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया और दूसरा होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा कौन सा मां, लिम्फोमा। तो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा ये दोनों ही ब्लड कैंसर के अंदर इंक्लूड होते हैं बच्चों। ल्यूकेमिया में आप देखेंगे कि जनरली डब्ल्यूबीसी अफेक्ट होती है, और लिम्फोमा में आप देखेंगे कि लिम्फ नोड्स और बोन मेरो अफेक्ट होता है। बोन मेरो और लिम्फ नोड्स में क्या हो जाती है, कैंसर हो जाती है। तो ये टाइप्स देखे अपन, इसके अलावा भी अपन टाइप्स देखेंगे, लेकिन ये नॉर्मल टाइप्स है जो आपको मिल जाएंगे नीट के सिलेबस के अंदर। ठीक है, अपन नीट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपन एडवांस भी चलेंगे चीजों को समझने के लिए। तो मैं बोल रहा हूं बहुत ही बेनिफिशियल लेक्चर होने वाला आपके लिए, इसको रुके रहिए, स्किप मत करिए, इसको रुके रहिए, एंड तक बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब अपन बात करते हैं सर कारण क्या है, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से कैंसर हो रही है, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से ट्यूमर हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखना, रीजन ऑफ कैंसर। पहला जो रीजन मैंने यहां पर बताया है बच्चों, ये है फेलियर ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोम अल्टरेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन, इंसर्शन एक्टिवेशंस। बहुत सारे रीजन होते हैं ट्यूमर होने के एक सेल के अंदर, और ये सारे के सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सब अपना अपना रोल प्ले करता है। मतलब कैंसर होने के या ट्यूमर होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई एक रीजन नहीं होता है, जिसमें से मैंने यहाँ पर 5 रीजन यहाँ पर मेंशन किए हैं। और इसमें से जो कॉमन होता है बच्चों, फेलियर ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस इसमें कॉमन है। तो समझना ये क्या होता है फेलियर ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस। तो ये देखो मैंने बोला जनरली एक नॉर्मल सेल्स की बात करूं, या फिर मैं ऐसे नॉर्मल कंडीशन की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो इधर समझना नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। ये देखो ये एक सेल है, इसके नियर अबाउट एक और सेल है, इसके नियर अबाउट एक और सेल है, तो ये ऐसे करके टिश्यू बना रही है। और आप देखना इसकी साइज भी आप देखेंगे तो नॉर्मल साइज है, क्योंकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आती है ना तो अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर लेती है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद में ये ग्रोथ को क्या कर लेती है, इनहिबिट कर लेती है। तो इसमें आप देखने वाले हैं नॉर्मल ग्रोथ, इसमें आपको नॉर्मल ग्रोथ मिल रही होगी क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन में एक सेल जो है वो अपनी नियर अबाउट सेल से कांटेक्ट में आकर अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर लेती है। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं एबनॉर्मल कंडीशन, तो भैया एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है समझने की कोशिश करना। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी जो सेल है वो नियर अबाउट सेल से
कांटेक्ट में नहीं आएगी, या फिर आएगी भी तो उससे रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। मतलब ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन वाला फिनोमेना था ये फेल हो चुका है। तो इसकी वजह से इनकी जो साइज है, साइज वो बहुत बड़ी हो गई है। देखो कितनी बड़ी साइज हो गई, ये देखो ये कितनी बड़ी सेल्स हो गई है। तो आप देख पा रहे हैं कांटेक्ट, यहां पर आप एक पर्टिकुलर साइज देख पा रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर साइज के बाद में उन्होंने अपने ग्रोथ को इनहिबिट कर लिया। यहां पर देखो आप ये साइज और ये देखो और बड़ी सारी साइज, ये सेल्स बन चुकी है, यानी कि इसको बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। और यहां पर जो ग्रोथ है ना वो ग्रोथ ज्यादा हो चुकी है, यहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है और यही ग्रोथ ट्यूमर कोज कर सकती है। यानी कि ये एबनॉर्मल कंडीशन जो है वो बच्चों ट्यूमर कोज कर सकती है। और मैंने कहा अगर ये ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो ये कैंसर कोज कर देगी। अगर मैंने बोला ये ट्यूमर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो डेफिनेटली कैंसर होना श्योर है, या फिर कैंसर होके ही रहेगा। तो ये पहला अपन ने देखा है फीचर, या फिर पहला रीजन देखा है फेलियर ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो पॉइंट म्यूटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट म्यूटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बोल रहा हूं 2 तरह की सेल्स में आपको बताने जा रहा हूं जो आपके सेल डिवीजन में, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं जो कैंसर को होने से रोकती है, या फिर सेल को एक रेगुलेटेड वे में काम करने के लिए बोलती है। 2 तरह की सेल्स पढ़ते हैं अपन। ये देखो एक को बोलते हैं अपन, ये देखो एक को बोलते हैं अपन ट्यूमर सप्रेशर सेल्स, ट्यूमर सप्रेशर जीन की बात करेंगे, सेल नहीं बोलेंगे। ट्यूमर सप्रेशर जीन, एक होती है प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन। 2 तरह की जीन्स आपकी बॉडी में मिलेगी जो रेगुलेट करती है एक सेल के डिवीजन को। जो किसको रेगुलेट करती है? सेल के डिवीजन को रेगुलेट करती है ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करती है? ट्यूमर को सप्रेस करती है। ये बोलती है भैया ट्यूमर नहीं होने देना अपने को, तो ये ट्यूमर को सप्रेस होती है, करती है। और ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है, ये होती है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। अगर ये एक्टिवेटेड हो जाएगी ना तो ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैंने कहा ये एक्टिवेटेड हो गई, अगर ये एक्टिवेटेड हो गई तो ये एक्टिवेटेड होने के बाद में किसमें कन्वर्ट होगी? ये कन्वर्ट होगी ऑन्कोजीन के अंदर। और ये ऑन्कोजीन जो है वो कैंसर करवा सकता है, ये ऑन्कोजीन जो है वो कैंसर करवा सकता है। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मैं यहां पर बोलूं फोस, जून, मिक, ये सब प्रोटो ऑन्कोजीन के ही टाइप्स हैं, ठीक है, इन्हीं के मेंबर हैं। तो इस जीन के अंदर अपन देखते हैं फोस, जून, मिक, ये प्रोटो ऑन्कोजीन के टाइप्स है, टाइप्स, ठीक है। तो सर ये पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये है कि भैया अगर इन जीन में आप म्यूटेशन करवा दोगे ना तो फिर ये जो प्रॉपर्टी थी, ये देखो ट्यूमर सप्रेस कर रही थी, तो अगर मैंने इस ट्यूमर सप्रेसर जीन में ये पॉइंट म्यूटेशन करवा दिया तो ये ट्यूमर सप्रेस नहीं हो पाएगी। अगर मैंने प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन करवा दिया तो ये इनएक्टिवेटेड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एक्टिवेटेड में। और ये एक्टिवेटेड कब होती है? जब इसमें क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा ना बच्चों तो ये हो जाएगी एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेटेड होने के बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ऑन्कोजीन में, और इससे बन जाएगा कैंसर, इससे कैंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करना कि सर ये नॉर्मल फिनोमेना आपने बताया है, ये नॉर्मल फिनोमेना आपने बताया। अब अपन क्या करेंगे, एक जीन के अंदर कैसे म्यूटेशन हो सकता है वो अपन जानने वाले हैं। 2 तरह की मैंने यहाँ पर जीन को डिस्क्राइब किया है, ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन। अब अपन सबसे पहले प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन करा के देखेंगे, उसके बाद में अपन ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन करा के देखते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए बच्चों। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है वो समझो। पॉइंट म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? यानी कि म्यूटेशन इन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड, या फिर ऐसे बोल सकता हूं म्यूटेशन इन जीन, जीन में म्यूटेशन होगा और उससे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं अपन सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंज होगा तो क्या बोलेंगे? उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। यानी कि म्यूटेशन इन जीन, और वो भी कैसा? पॉइंट म्यूटेशन। तो मैंने बोल दिया पॉइंट म्यूटेशन जो है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो जाता है चेंज्ड। चलिए, ये है पॉइंट म्यूटेशन का नतीजा। अब इधर देखना, सबसे पहले अपन यहां पर जीन उठाने जा रहे हैं, कौन सी वाली? ये देखो ट्यूमर। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ये देखो प्रोटो ऑन्कोजीन,
ये मैंने जीन लिया है जिसे बोल रहे हैं अपन प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन क्या होता है? एक डीएनए का टुकड़ा होता है। जीन क्या होता है बच्चों? एक डीएनए का टुकड़ा होता है जो पहले एमआरएनए बनाएगा, उसके बाद में प्रोटीन बना देगा। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच ट्रांसक्राइब आरएनए। पहले मैंने एमआरएनए बोला ना, एमआरएनए उस केस में बोलेंगे जब उसको प्रोटीन बनाना होता है, लेकिन हर एक जीन प्रोटीन बनाए ऐसा जरूरी नहीं होता है बच्चों। जीन एक डीएनए का सेगमेंट होता है जो ट्रांसक्राइब करता है आरएनए को, और आरएनए के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर वो आरएनए एमआरएनए बना है तो ही प्रोटीन बनेगी, अदरवाइज प्रोटीन नहीं बनने वाली है। तो अपन जीन की डेफिनेशन ये रखना है कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच ट्रांसक्राइब आरएनए, व्हिच ट्रांसक्राइब आरएनए। ठीक है, तो ये देखो अब इसको समझना। सर डीएनए है, दैट मींस ये पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। हाँ बिल्कुल, तो मैंने कहा ये देखो पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है इसमें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एटीजीसी एटीजीसी, चलो एटीजीसी। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इसका नीचे कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा आपको एडेनिन का थाइमिन, इसका एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन और साइटोसिन। देखो एक बार इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आपको पता है 6th चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि डीएनए में डबल स्टैंडर्ड डीएनए आप कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो नॉर्मल कंडीशन में बोल रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन में क्या होने वाला, इससे बनने वाला है। जैसे मैंने बोला अगर इससे बनता है एमआरएनए, तो मैंने बोल दिया यहां से एमआरएनए बनेगा सर, और इस एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। ये देखो इससे बना है प्रोटीन, और यही कोई प्रोटीन कोई फैक्टर हो सकता है। मैंने कहा ये कोई फैक्टर था, हो सकता है ये फैक्टर जो है वो सेल साइकिल को रेगुलेट करे। ये सेल साइकिल को क्या कर सकता है? फैक्टर रेगुलेट कर सकता है। तो जब तक ये प्रोटोऑन्कोजीन है तब तक अपन बात करें। अच्छा ये कौन सा जीन मैंने यहाँ पर लिया? सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया प्रोटोऑन्कोजीन, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये मैंने लिया है प्रोटोऑन्कोजीन की बात करी है। मैंने कहा हो सकता है प्रोटोऑन्कोजीन जो है, हो सकता नहीं है, होता ही है, सेल साइकिल को रेगुलेट करेगा ये, कि भैया जो कब उसको डिवीजन करना है, जीवन में कब जाना है, एस में कब जाना है, मतलब वहां पर जो चेक पॉइंट लगे होते हैं उनको भी ये रेगुलेट करेगा एक तरह से। वो भी अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से चेक पॉइंट्स वहां पर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये म्यूटेशन अपन ने देखा। अगर ये म्यूटेशन नहीं देखा, ये एक नॉर्मल केस है। अगर मैं इसमें म्यूटेशन करवा देता हूं तो इधर देखना, मैंने कहा ये देखो इसमें अभी आपको जैसे ग्वानिन दिख रहा है, चलो इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ पर आपको ग्वानिन जो दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला कोई एक न्यूक्लियोटाइड को आप म्यूटेट करवा दो या फिर डिलीट करवा दो म्यूटेशन से। ये देखो ATGC ATG TACGTAC, तो मैंने कहा सर पॉइंट म्यूटेशन हुआ और उस पॉइंट म्यूटेशन से एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया। ये लो, कौन सा डिलीट करोगे? ये लो, ये डिलीट हो गया। सच में डिलीट हो गया। किसने डिलीट करवाया? ये कोई ऐसा एजेंट हो सकता है, कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, कोई ऐसा केमिकल एजेंट हो सकता है जिसने ये क्या करवा दिया। जैसे नॉर्मली तो फिजिकल एजेंट की मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये देखो यहाँ पर कोई रेज आई थी, कोई रेडिएशन आई थी, जिसकी वजह से ये डिलीट ही हो गया। तो सर ये सीक्वेंस खराब हो जाएगी ना। अगर ये डिलीट हो गया तो ये एडेनिन नहीं यहाँ पर किसके साथ में चिपकेगा? ये ओनली यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से चिपका हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं इसके अंदर। तो मैं बोल रहा हूं यहां से कोडोन क्या हो चुका है? डिस्टर्ब हो चुका है। अब ये देखो सर कोडोन क्या होता है? ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोडोन होता है जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है और उसकी वजह से बनने वाली है प्रोटीन। लेकिन यहां पर अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया, मतलब कोडोन डिस्टर्ब हो गया, और वो प्रोटीन जो बनने वाली थी अब वो प्रोटीन नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैंने कहा इससे क्या होगा? एमआरएनए जो बनेगा वो डिफेक्ट बनेगा। तो यहां पर सीधा लिखने जा रहा हूं, ये है एमआरएनए जो बना है। ये कैसा है एमआरएनए? ये डिफेक्टेड एमआरएनए है। डिफेक्टेड क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर जो कोडोन होता है एमआरएनए के अंदर, बच्चों आपको पता होगा कोडोन होता है। ये कोडोन कैसा है? ये डिफेक्टेड है। कोडोन कैसा है? डिफेक्टेड है। तो अब इससे जो प्रोटीन भी बनेगी ना, वो हो सकता है नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन जाए। तो मैंने कहा यहां पर जो प्रोटीन बन रही है ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन गई है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन चुकी है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन गई है। अब ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन जो है वो ये क्या करेगी? अब ये सेल साइकिल को रेगुलेट नहीं कर पाएगी। तो मैंने बोला ये सेल साइकिल को रेगुलेट नहीं कर पा रही है, तो सेल साइकिल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो सकता है? ट्यूमर हो सकता है, और यही ट्यूमर क्या करवा सकता है? कैंसर करवा सकता है। तो ये पॉइंट मेडिटेशन आपको समझ में आया। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है प्रोटोऑन्कोजीन का। तो प्रोटोऑन्कोजीन क्या होती है? यहां पर आप देखेंगे इसमें जो म्यूटेशन होता है प्रोटोऑन्कोजीन में, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जो म्यूटेशन हुआ वो दो तरह का म्यूटेशन यहां पर हो सकता है। अगर मैंने बोला प्रोटोऑन्कोजीन है, तो प्रोटोऑन्कोजीन में जो म्यूटेशन होता है उसे बोलते हैं
गेन ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि उसने कोई कैरेक्टर ले लिया है। ठीक है, तो ये देखना, ये देखो, इसको बोलते हैं गेन ऑफ म्यूटेशन। भैया इसने म्यूटेशन से कोई प्रॉपर्टी गेन कर ली है। क्या प्रॉपर्टी गेन करी है? ये अब ऑन्कोजीन बन चुकी है। पहले कैसी थी? ये प्रोटो ऑन्कोजीन थी। ये देखो, ये नॉर्मल केस है इधर, ये इधर नॉर्मल केस है, ये यहाँ पर एबनॉर्मल केस है, एबनॉर्मल केस। मतलब अब अगर म्यूटेशन हुआ है यहाँ पर, मतलब म्यूटेशन एब्सेंट है, तो मैंने कहा यहाँ पर म्यूटेशन हुआ ही नहीं है, तो नॉर्मल चल रहा है भैया, सब नॉर्मल चल रहा है। म्यूटेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर म्यूटेशन हो चुका है, यहाँ पर म्यूटेशन हो चुका है, जिसका नतीजा आप देख पा रहे हैं कैंसर हो गया है। और अगर मैंने कहा प्रोटो ऑन्कोजीन में वो जो म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन को बोलते हैं गैन ऑफ म्यूटेशंस, या फिर ऐसे बोलेंगे गैन ऑफ म्यूटेशंस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे गैन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इस टाइप के म्यूटेशंस को बोल रहे हैं अपन गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, म्यूटेशन बोला मैंने, ये देखो एक बार के लिए अपन चेंज कर दे रहे हैं, इसको बोलेंगे इस म्यूटेशन की वजह से इसमें क्या हो जाता है, फंक्शन गेन हो जाता है, तो मैंने बोला गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तो ऐसा म्यूटेशन जो इसमें फंक्शन गेन करवा देते हैं उसको बोल रहे हैं अपन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस, यानी कि ऐसा म्यूटेशन जो किसी भी जीन के अंदर फंक्शन को गेन करवा देता है। इसमें क्या फंक्शन करवाया? कैंसर करवा दिया ना उसने। तो ये पॉइंट म्यूटेशन था। अगर सेम म्यूटेशन किसमें हो जाए, ट्यूमर सप्रेसर जीन में हो जाए, तो क्या अब वो ट्यूमर सप्रेस कर पाएगी? फंक्शन क्या था उसका? ट्यूमर को सप्रेस करना था, लेकिन म्यूटेशन होते ही वो अपना फंक्शन लॉस कर चुकी है, अब वो सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में यही फिनोमिना होने वाला है जो मैंने प्रोटो ऑन्कोजीन में बताया, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं नंबर 1 प्रोटो ऑन्कोजीन लिखा है, चलो कलर चेंज करके लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर यही म्यूटेशन हो जाए किसमें? ट्यूमर सप्रेसर जीन में हो जाए पॉइंट म्यूटेशन, तो मैंने बोला ट्यूमर, अगर यही ट्यूमर सप्रेसर जीन में हो गया तो फिर क्या होगा जल्दी बताओ? तो उसमें होगा लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, उसमें हो जाएगा लॉस ऑफ फंक्शन। तो देखो गेन ऑफ फंक्शन किसमें होता है? प्रोटो ऑन्कोजीन में। लॉस ऑफ फंक्शन किसमें होता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन में। और अल्टीमेटली क्या हो जाता है? कैंसर। तो बहुत ही प्यारा अपन ने यहाँ पर ये रीजन देखा, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, अपने लिए प्यारा है, लेकिन जिसमें हो जाता है उसके लिए प्यारा नहीं है, क्योंकि अपन तो समझ रहे हैं इसको। ठीक है, तो सेकेंड रीजन अपन जान चुके हैं। पहला रीजन था कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस, दूसरा है पॉइंट म्यूटेशंस। दो तरह के अपन ने जीन को डिस्कस किया है यहाँ पर, प्रोटो ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाता है तो भी कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन में कैंसर होगा तो भी क्या हो जाएगा? ट्यूमर और कैंसर कोज हो सकती है। ठीक है, चलिए, अगर मैंने बोला प्रोटो ऑन्कोजीन में होगा तो उसको बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन, अगर ट्यूमर सप्रेशन में होगा तो लॉस ऑफ फंक्शन। चलिए, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखो पॉइंट म्यूटेशंस भी इंपॉर्टेंट था और ये वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर देखना क्या होता है एक्चुअल में, क्रोमोजोमल अल्टरेशन क्या होता है, समझो मेरी बात को। क्रोमोजोमल अल्टरेशन होता क्या है? क्रोमोजोम के बारे में समझना होगा सबसे पहले तो आपको, कि भैया क्रोमोजोम सेल के अंदर होते हैं। जो अपन ने यहाँ पर जीन की बात करी थी वो भी कहाँ होते हैं? वो भी सर कहीं ना कहीं क्रोमोजोम पे ही रिसाइड करते हैं। क्रोमोजोम कौन बनाता है? तो ये देखो, अपन एक सेल की बात कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और ये डीएनए जब कंडेंस हो जाता है, जब ये डीएनए कंडेंस हो जाएगा तो ये बना लेगा क्या? क्रोमोजोम बना लेगा। क्रोमोजोम बनाया इसने, कंडेंस होके बनाया क्या बिना कंडेंस होने के बाद में? कंडेंस होने के बाद में मैंने कहा एस फेज में डीएनए बना था, फिर वो कंडेंस होकर क्या हो गया? क्रोमोजोम, और आपको मेटाफेज में क्रोमोजोम दिख भी जाएगा। तो इसके लिए एक डिटेल स्टडी होनी चाहिए आपकी सेल बायोलॉजी की, यानी सेल डिवीजन के अंदर। तो एक क्रोमोजोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन ने देखा था वो भी जीन कहां पर थी, पॉइंट म्यूटेशन भी कहीं ना कहीं क्रोमोजोम के ऊपर थी, तो वहां पर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को डिस्टर्ब किया था, लेकिन यहाँ तो क्रोमोजोम में अल्टरेशन हो रही है। ये थोड़ा सा लार्ज हो गया, वो थोड़ा माइन्यूट था, ये लार्ज है। ये अपने आप दिख जाएगा कि भैया क्रोमोजोम ही डिलीट हो चुका है, या तो डिलीट हो जाएगा, या फिर उसमें ओवर एक्सप्रेशन होगा कहीं ना कहीं जीन के अंदर, या फिर क्या होगा, यहाँ से कोई पार्ट टूटेगा, मतलब ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। तो ट्रांसलोकेशन और डिलीशन से भी क्या हो सकती है सर? इससे भी कैंसर हो सकती है। मैंने जो आपको टाइप्स बताया ना, ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन्स, वो कहीं ना कहीं क्रोमोजोम पे रिसाइड करती है। और प्रोटो ऑन्कोजीन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने बोला फोर्स, जोन, मिक, ये अलग अलग क्रोमोजोम पे आपको मिल सकती है। ठीक है ना, ये बातें समझ में आनी चाहिए पहले, सबसे पहले। तो क्रोमोजोम अल्टरेशन से भी कैंसर होता है सर।
क्रोमोजोम कहाँ रिसाइड करता है? एक सेल के अंदर करता है। जब डीएनए कंडेंस होता है तो क्रोमोजोम बनता है। मैंने यहाँ पर बोला इसी क्रोमोजोम पर कौन रिसाइड करेगा? जीन रिसाइड करती है। इसमें अलग अलग जीन्स होती है, ये तो आपने पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये देखो मैंने कहा ये जीन ए है, यहाँ पर जीन बी है। एक क्रोमोजोम पर एक से ज्यादा जीन हो सकती है, आपको पता होगा कितनी हो सकती है? मतलब मैक्सिमम मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एक क्रोमोजोम पर 2500 से लेकर 3000 तक क्या हो सकती है? यहाँ पर जीन्स हो सकती है। मैक्सिमम जो जीन्स होती है क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट पे होती है, और सबसे मिनिमम जो होती है क्रोमोजोम नंबर वाई पर। मतलब जीन्स आपको कहाँ मिल रही है? क्रोमोजोम पे मिल रही है। तो यही तो वो जीन थी जो सेल साइकिल को रेगुलेट कर रही थी। अगर इस क्रोमोजोम में अल्टरेशन हो गया तो जीन भी क्या होगी बच्चों? कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुकी है, नॉन फंक्शनल हो चुकी है, जिसकी वजह से अब आपको ट्यूमर से कोई नहीं रोक सकता। क्या होने वाला है? कैंसर होने वाला है। अब वो जो ट्यूमर अगर मैलिग्नेंट हो रही है तो ही कैंसर होगा। क्योंकि कुछ बोलेंगे कि सर आपने अभी पहले तो बोला था कि बेनाइन में ट्यूमर होता ही नहीं है। मैंने कहा अगर बेनाइन हुआ है तो क्या नहीं होगा? कैंसर नहीं होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया तो कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें देखना। तो मैंने कहा सर इसमें अल्टरेशन से क्या होता है? दो चीजें होगी यहाँ पर, या तो होगा ट्रांसलोकेशन, या फिर होगा डिलीशन। ट्रांसलोकेशन होगा या फिर क्या होगा? डिलीशन होगा। तो समझिए क्या होता है ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स बताए हैं, इनको समझने की कोशिश करना। पहला जो एग्जाम्पल है बर्किट लिम्फोमा, ये एक तरह की कैंसर है। बर्किट लिम्फोमा एक कैंसर है जो ट्रांसलोकेशन से होती है। क्रोमोजोम में जब ट्रांसलोकेशन हो जाता है तो बर्किट लिम्फोमा हो जाता है। तो सर कौन से क्रोमोजोम के अंदर ट्रांसलोकेशन हो जाएगा? ये देखो क्रोमोजोम नंबर 9 और 12 है। मैंने कहा ये देखो ये क्रोमोजोम नंबर 9 था, ये क्रोमोजोम नंबर 9 है बच्चों, और इसके यहां पर मैंने बोला ये क्रोमोजोम नंबर 12 है। तो ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, इसका कुछ पार्ट यहां से टूटेगा और 12 पे चला जाएगा। यहां से पार्ट निकला और यहां पर आकर जुड़ गया, ये लो। ठीक है, चलो इसको अलग कलर से बना रहे हैं, ये लो। तो मैंने कहा इसका पार्ट इस पे टूट गया, टूट के इस पे चला गया। तो इस फिनोमेना को क्या बोला? ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन होने से जो पार्ट टूट के गया है या फिर जिस पे गया है, जिस क्रोमोजोम पे, कहीं ना कहीं नॉन फंक्शनल हो जाएगा वो, या फिर जो भी जीन थी वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? कैंसर हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा क्रोमोजोम नंबर 9 और 12 में अगर ट्रांसलोकेशन होता है तो कैंसर हो जाती है। उसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया बर्किट लिम्फोमा। ठीक है, चाइल्डहुड ट्यूमर होती है जो जनरली जो को अफेक्ट करती है। अफ्रीका में मेनली ये बर्किट लिम्फोमा देखी जाती है। तो बर्किट क्या है? यहाँ पर ये डॉक्टर का नाम है जिसने सर्जरी करी थी, सबसे पहले ये कैंसर देखी थी बर्किट। तो उसने अपने नाम पे अपने ही जो नाम था उसके ऊपर उस कैंसर का नाम रख दिया कि भैया इसको आप बर्किट लिम्फोमा बोलेंगे। लिम्फोमा, लिम्फ मतलब एक तरह की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कैंसर है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। इसके बाद में देखो कोरियोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। कोरियोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया क्या है? ये भी ट्रांसलोकेशन से होती है क्या? बिल्कुल, ये भी ट्रांसलोकेशन से होती है। दूसरी पढ़ना यहाँ पर, क्रोमोजोम नंबर 8 और 22 के अंदर जब ट्रांसलोकेशन होता है तो क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये एक तरह की क्या ब्लड कैंसर है क्या? यस। तो यहाँ पर अनकॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कैंसर जो यहाँ पर स्टार्ट होती है बोन मेरो में। ठीक है, तो ये एक तरह से ओल्डर एडल्ट्स या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो एडल्ट पर्सन है उनके अंदर ये वाली कैंसर होती है। ठीक है ना, ये देखो। तो अपन बात कर रहे हैं कि सर ये भी ट्रांसलोकेशन से हो रही है। बिल्कुल ट्रांसलोकेशन से हो रही है। एक और देखना, यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जांपल लेके आया हूं आपके लिए। ये देखो एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ये भी सर ट्रांसलोकेशन से होती है। क्रोमोजोम नंबर 8 और 21, क्रोमोजोम नंबर 8 और 21 पे। ठीक है, तो ये देखो यहां पर भी अपन बात करें, ये व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या हो रही है? अगर व्हाइट ब्लड सेल्स में कैंसर हो रही है तो उसको बोल रहे हैं एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ए टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द ब्लड एंड बोन मेरो, मतलब ब्लड और बोन मेरो के कैंसर को बोल रहे हैं विथ एक्सिस इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स। इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स फॉर्म हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखना। अब इसके बाद में ये समझ में आया, तीनों जो रीजन मैंने यहां पर बताए, नंबर 1, 2, 3, तीन एग्जाम्पल मैंने कैंसर के बताए, तीनों ही ट्रांसलोकेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखना फोर्थ, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, ये एक तरह से क्रोमोजोम के डिलीट होने से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोजोम डिलीशंस। क्रोमोजोम नंबर कौन सा है? 13 क्रोमोजोम डिलीट होने से रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है। मैंने बोला देखो क्रोमोजोम अल्टरेशन से भी कैंसर हो सकती है। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके पास में लेके आया हूं। तो ये एक तरह की आई कैंसर होती है। ठीक है, जो अपन बात करते हैं रेटिना के अंदर होने वाली कैंसर है। ठीक है, और ये बचपन में यानी कि बच्चों के अंदर होने वाली कैंसर है रेटिनोब्लास्टोमा।
नाम में काम छुपा हुआ है इसका। रेटिनो मतलब रेटिना से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आई से रिलेटेड है ये कैंसर। ठीक है, चलिए आगे देखो, विलियम्स ट्यूमर। विलियम्स ट्यूमर क्या है इसको समझने की कोशिश करना। ये एक तरह से ये भी डिलीशंस की वजह से होती है। आप 4 और 5 इन दोनों नंबर को देखेंगे ना तो ये डिलीशंस की वजह से है। ये किसकी वजह से है? ये डिलीशंस की वजह से है। एक मिनट, ये किसकी वजह से है? डिलीशंस की वजह से। और ये वाली है ट्रांसलोकेशन की वजह से। ट्रांसलोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इधर देखो, एब्डोमिनल कैंसर होती है एक तरह की। विलियम्स ट्यूमर जो है वो एब्डोमिनल कैंसर कोज करवाती है। इसके बाद में देखो बच्चों, फोर्थ टाइप जो है वो है जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन के एम्प्लीफिकेशन से भी क्या हो सकता है? कैंसर हो सकती है। जीन एम्प्लीफिकेशन बोले तो मैंने कहा ये एक कोई जीन है बच्चों, ये कोई पर्टिकुलर जीन है। इस जीन में हो गया ओवर एक्सप्रेशन, इसमें ओवर एक्सप्रेशन हो गया। जब ओवर एक्सप्रेशन होगा ना तो ये ओवर एक्सप्रेशन भी क्या कर सकता है बच्चों? कैंसर करवा सकता है। ओवर एक्सप्रेशन को ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जीन एम्प्लीफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं अपन जीन एम्प्लीफिकेशन। डन, चलिए ठीक है। तो एक नॉर्मल सा यहाँ पर मैंने देखा जीन एम्प्लीफिकेशन, और इसका एग्जांपल है न्यूरोब्लास्टोमा, यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर जो कैंसर होने वाली है वो है न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है, सबके मैंने एग्जांपल बताए हैं, सारे के सारे रीजन अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, चलो एक और देखते हैं अपन। एक लास्ट यहाँ पर मैंने क्रोमोसोम अल्टरेशन का लास्ट जो टाइप है, सॉरी क्रोमोसोम अल्टरेशन हो चुका है, ये एक लास्ट पार्ट है इसका, इंसर्शन एक्टिवेशंस। इंसर्शन एक्टिवेशंस एक रीजन है कैंसर होने का। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बोला कोई ऑन्कोजन है, ऐसे समझो कोई ऑन्कोजन है। अच्छा, ऑन्कोजन क्या होता है? देखो कुछ स्टडी मैंने आपको कैंसर से रिलेटेड में आपको बता दे रहा हूं। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये मेरे को शुरू में बताना चाहिए था आपको। इसको बोलते हैं बच्चों ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी बोलेंगे, ये देखो ऑन्कोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, और कोजिंग एजेंट को क्या बोलेंगे? कोजिंग एजेंट को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ऑन्कोजन, इसको बोलते हैं ऑन्कोजन। ठीक है, या फिर इसका नाम होता है कार्सिनोजन। दूसरा नाम क्या होता है इसका? कार्सिनोजन भी इसका नाम है। ठीक है, चलो इधर समझो। अब मैंने कहा कोई ऑन्कोजन जो है वो कैंसर कोजिंग एजेंट है, और ये ऑन्कोजन कोई बायोलॉजिकल एजेंट है। मैंने बोल दिया ये है बायोलॉजिकल एजेंट। भैया जी ये बायोलॉजिकल एजेंट है, और ये बायोलॉजिकल एजेंट में मैंने बोल दिया ये वायरस है। चलो वायरस है, ये वायरस सीधा घुस गया जीन के अंदर, ये लो। ठीक है, तो उसने क्या करवा दिया, ये जो जीन थी मैंने कहा इस जीन के अंदर चला गया है वायरस, और इसके अंदर इसको कर दिया इनएक्टिवेट कर दिया जीन को। जब जीन इनएक्टिवेट हो जाएगी तो ये हो गई नॉन फंक्शनल। क्या हो चुकी है? नॉन फंक्शनल। ठीक है, और इसके नॉन फंक्शनल होने की वजह से भी क्या हो सकती है? कैंसर हो सकती है। ठीक है, तो ये देखो कोई एजेंट एड हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं इंसर्शनल। इंसर्ट हो रहा है, देखो यहां पर क्या हो रहा है? ये इंसर्ट हो रहा है बच्चों, इंसर्शन। ठीक है, ये देखो इंसर्शन की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर कैंसर हो रही है। और इसका एग्जांपल देख लिया लिम्फोमा, और लिम्फोमा एक तरह की क्या है? ब्लड कैंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड कैंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो कैंसर की प्रॉपर्टीज क्या है, कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज क्या है जो इंपॉर्टेंट है, इधर देखना। ये हो जाती है इमोर्टलाइज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इमोर्टलाइजेशन, यानी कि अमर हो चुकी है। हिंदी में बोलते हैं इसको अमर, जो कभी नहीं मरने वाली है। लाइक अमीबा, लाइक अमीबा। अमीबा की तरह क्या हो जाती है? इमोर्टल हो जाती है, कभी नहीं मरेगी। ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपन किसकी? कैंसर सेल की। कॉन्टेक्ट इनहिबिशंस क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फेलियर। कॉन्टेक्ट इनहिबिशंस का क्या हो जाता है यहाँ पर? फेलियर, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कॉन्टेक्ट इनहिबिशंस क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। चलो फेल हो गया। इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस, अगर कैंसर सेल है तो वो इन्वेसिव यानी कि डेडली होगी, घातक होगी, और मेटास्टेसिस शो करने वाली है, जो अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। लोअर ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट, फेल टू अंडरगो अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस होना ही बंद हो जाएगी। ये देखो ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी? उनको कम हो जाएगी। ठीक है,
तो ये देखो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी सारी ग्रोथ कर रही है, तो ये सारी प्रॉपर्टी अपन ने देखा है कैंसर की। ठीक है बच्चों, एक और चीज अपन यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। ये देखो, अपन ने देखा था कि बहुत सारे रीजंस हैं ट्यूमर होने के, उनमें से एक रीजन और है मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं कि जो अपन बात करें प्रोटोऑन्कोजीन्स या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ठीक है, तो ये मैंने बोला सेल जो यहाँ पर जो रेगुलेटर जो है उनको कंट्रोल करते हैं कहीं ना कहीं। तो सेल को कौन रेगुलेट कर रहा है वो अपन देख ले रहे हैं। मैंने कहा सेल रेगुलेशन कैसे होता है, सेल रेगुलेशन एक बार समझ ले रहे हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। ठीक है, ये देखो सेल रेगुलेशन क्या होता है वो अपन समझने जा रहे हैं। मैंने कहा ये देखो एक सेल है, ये सेल जो है वो दो सेल साइकिल की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर रहती है इंटरफेज, और इंटरफेज में भी मैंने बोला ये देखो एस फेज हो गया है और G2 हो गया है, और इससे पहले यहाँ पर G0 फेज, ये अपन देख चुके हैं। यानी कि इस स्टेज को बोलते हैं अपन इंटरफेज, इस वाले स्टेज को क्या बोले, इस वाले स्टेज को क्या बोला, इंटरफेज बोला। दिस इज इंटरफेज, ये इंटरफेज है। ये देखना, इस वाले स्टेज को क्या बोलते हैं, ये है माइटोटिक फेज, इसको बोला अपन ने माइटोटिक फेज। समझने की कोशिश करना, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूं। देखो जीवन से, यानी कि ये सेल आपने बात करी ना अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन, तो भैया वो बताओ तो सही अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन कैसे हो रहा है। तो समझो मेरी बात को, सेल को एक रेगुलेटेड वे में डिवीजन करना होता है। मतलब जीवन से एस में जाएगी, फिर G2 में जाएगी, फिर वो माइटोटिक फेज में जाकर वापिस इंटरफेज में आ रही है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ माइटोटिक फेज में जाकर एक सेल से उसने दो सेल बनवा दिए, एक सेल से दो सेल बन चुकी है। कहां पर जाने के बाद में बन चुकी है, सेल साइकिल के अंदर या सेल डिवीजन के अंदर जाने के बाद में। ठीक है ना, तो वो हर सेल एक इस साइकिल को फॉलो करेगी और ऐसे करके बहुत सारी सेल्स बनाती जाती है। तो सर एक सेल को कौन बता के जाता है कि आपको जीवन से एस में जाना है, कौन बता के जा रहा है उनको कि जीवन से एस में जाना है, या फिर एस से G2 में जाना है, या फिर G2 से माइटोटिक फेज में। तो मैंने कहा यहाँ पर रेगुलेटिंग फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग फैक्टर कौन से होते हैं, तो रेगुलेटिंग फैक्टर्स जो है उनको बोलते हैं CDK साइक्लिन, CDK एंड साइक्लिन। जैसे मैंने बोला CDK के अलग अलग टाइप्स होते हैं, साइक्लिन के अलग अलग टाइप होते हैं। CDK जैसे मैंने बोला 4-6, ठीक है, CDK 4-6 हो गया, CDK 2 हो गया, CDK 1 हो गया, ये इसके टाइप होते हैं CDK के। और साइक्लिन की मैं बात करूं, यहाँ पर साइक्लिन D हो गया, साइक्लिन E हो गया, ठीक है, A हो गया, B हो गया, ये अलग अलग साइक्लिन के टाइप होते हैं। तो जीवन के भी अपन बात करें तो जीवन के दो पार्ट मैंने यहाँ पर कर दिए, एक तो अर्ली कर दिया, एक कर दिया लेट। G2 के भी मैंने यहाँ पर दो पार्ट कर दिए, यहाँ पर इसको भी बोल दिया अर्ली और इसको बोल दिया लेट। तो इनको ये CDK साइक्लिन रेगुलेट करके जाते हैं कि अगर अर्ली स्टेज में है तो कौन सा CDK साइक्लिन जुड़ा रहेगा, अगर लेट में है तो कौन सा CDK साइक्लिन जुड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो 4 और 6 के साथ में अगर D जुड़ा हुआ है तो इसको बोला है अर्ली स्टेज है भैया जी, ये अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज। अगर इसी 4 और 6 के साथ में जुड़ जाए कौन, E, तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा लेट, लेट जीवन में आ जाएगी। यानी कि अगर CDK 4-6 के पास में D जुड़ा हुआ है तो इसको बोला अर्ली स्टेज, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, अर्ली स्टेज बोला है। और अगर 4-6 के साथ में E जुड़ गया तो इसको बोला लेट जीवन। ये देखना, मतलब रेगुलेट कौन कर रहा है, CDK और साइक्लिन रेगुलेट कर रहे हैं, CDK साइक्लिन इसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो सर अगर S फेज में आना होगा तो फिर कौन सा CDK साइक्लिन आएगा यहाँ पर, तो मैंने कहा अगर CDK 2 के पास में A आ गया तो ये S फेज में चली जाएगी, CDK 2 के पास में A आ गया तो ये किस में चली जाएगी, S फेज में चली जाएगी। अगर मैंने बोला है कि अगर इसके भी अगर अपन बात करें 2 के साथ में B आ रहा है, तो अगर 2 के साथ में B आ गया तो ये एंटर कर गई G2 के अंदर। फिर अपन बात करें 1 के अंदर B आ गया तो ये चल जा चुकी है लेट G2 के अंदर। तो अलग अलग फैक्टर इस पूरे डिवीजन को रेगुलेट करने जा रहे हैं। तो इन रेगुलेटिंग फैक्टर को भी कौन रेगुलेट कर रहा है, इनको भी कहीं ना कहीं कोई जीन रेगुलेट कर रही है। तो ये भी जीन इसको क्या करती है, जीन क्या करती है, इनको रेगुलेट करती है। तो जीन ने इनको रेगुलेट किया, फिर इसने एक पूरे सेल साइकिल को क्या करा है, रेगुलेट किया है। तो अगर इन रेगुलेटिंग फैक्टर का नहीं बनना हो, या फिर ये जो पर्टिकुलर जीन थी ये अगर म्यूटेट हो जाए तो ये फैक्टर भी रेगुलेट नहीं होंगे। जब ये फैक्टर रेगुलेट नहीं होंगे तो सेल जो है वो जीवन में नहीं रुकेगी, एस में भी नहीं रुकेगी, G2 में भी नहीं रुकेगी, और जल्दी जल्दी क्या करती जाएगी, डिवीजन करती जाएगी और नई नई सेल्स बनती जाएगी। तो ये एक रीजन मेरे को सबसे पहले समझाना था आपको, जो अपन ने यहाँ पर समझा है।
ठीक है, तो अपन बात करें ना अननेसेसरी सेल डिवीजन, तो ये अननेसेसरी सेल डिवीजन का भी एक रीजन यहाँ पर देखा अपन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो कैंसर अपन ने देख लिया है, कैंसर क्या है, कैंसर कैसे होता है, कौन कौन सी ट्यूमर्स कैंसर कोज कर सकती है। अब अपन बात करते हैं ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से कैंसर है, वो भी अपन देख चुके हैं। रीजन कौन कौन से हैं जिससे अपन ने देखा है अलग अलग टाइप्स में। अब अपन बात करते हैं वो कोजिंग एजेंट कौन से हैं जिसकी वजह से क्या हो रही है, कैंसर हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कैंसर कोजिंग एजेंट। तो इधर देखना, कैंसर कोजिंग एजेंट के अंदर अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले फिजिकल एजेंट की बात कर रहे हैं। अलग अलग एजेंट्स देखेंगे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, अलग अलग एजेंट्स आपको कैंसर करवा सकते हैं। फिजिकल में मैंने यहाँ पर बोला यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी क्या करवा सकती है, ट्यूमर कोज करवा सकती है। तो यहाँ पर मैंने बोला आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन करवा रही है, एक्स रे और गामा रेज। क्या होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऐसे समझो किसी एटम के ऊपर अगर कोई रेज आकर यहाँ पर गिर रही है, यहाँ पर देखो रेज आकर गिर रही है, तो यहाँ पर आयंस रिलीज होंगे, यहाँ से आयंस रिलीज हो रहे हैं, इस एटम से क्या रिलीज हो रहे हैं, आयंस। तो ऐसी रेडिएशंस को बोल रहे हैं अपन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इसको बोलते हैं अपन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का मतलब है आयंस रिलीज नहीं करवा पा रही है वो। ये देखो यहाँ पर आई है कोई रेज, ये रेज आ रही है, यहाँ पर भी कोई रेज आ रही है, जिन्होंने इस एटम्स के ऊपर से क्या करवा दिया है, आयंस फ्री करवा दिए हैं, आयंस रिलीज करवा दिए हैं। ये देखो आयंस रिलीज हो गए। तो ये आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग दोनों ही कैंसर कोज करवा सकते हैं। अगला देखो केमिकल एजेंट्स, जैसे मैंने बोला टोबैको लंग्स कैंसर करवा सकता है, माउथ कैंसर करवा सकता है। तो एक तरह का ये टोबैको भी एक तरह का केमिकल एजेंट होता है इस टोबैको के अंदर जो कैंसर कोज करवा रहा है। तो दूसरा अपन ने देख लिया केमिकल एजेंट्स। तीसरा देखो बायोलॉजिकल एजेंट्स, वायरस। तो वायरस क्या है एक तरह का, तो मैंने कहा वायरस भी क्या कैंसर करवा सकता है क्या, यस वायरस भी क्या करवा सकता है, कैंसर करवा सकता है। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो है वो वायरस से हो सकती है, बात समझ में आ गई ना। तो ये वायरस भी एक तरह का ऑन्कोजेंस है। ठीक है, चलो ये अपन ने देखा है ऑन्कोजेंस क्या होते हैं, जो क्या करवाते हैं, जल्दी बताओ, कैंसर कोज करवाते हैं। अब अपन देख रहे हैं कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोसिस, कैसे पता लगाएंगे कि कैंसर हो गया है। पहला देखो, सबसे पहले बायोप्सी अपन करने वाले हैं। उसके अंदर बायोप्सी में करते क्या बच्चों, कोई भी टिश्यू उठाया, यहाँ पर मैंने कहा ये कोई पर्टिकुलर टिश्यू है और इसकी क्या करने जाएंगे अपन, टेस्टिंग करेंगे। तो इसकी टेस्टिंग करेंगे अपन, टिश्यू की टेस्टिंग से अपने को क्या पता लगेगा, डिटेक्शन होगा यहाँ पर। तो टिश्यू से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिटेक्शन कर रहे हैं, इसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, बायोप्सी। अपने को पता लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर टिश्यू है जिसके अंदर क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो टिश्यू को ही अपन ने पिक करके क्या कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं उसको, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन बायोप्सी। फिर है सीटी स्कैन, आप पूरी बॉडी की सीटी स्कैन से पता लगा सकते हैं कि कहां पर कैंसर है और कहां पर नहीं है। ब्लड टेस्टिंग से आप ब्लड कैंसर के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो मैंने कहा देखो सर्जरी से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, कैंसर की अलग अलग स्टेज होती है, अगर जल्दी हुई है तो उसको बोला अर्ली स्टेज। तो बच्चों अर्ली स्टेज में आप सर्जिकल मेथड से उसको ट्रीट करवा सकते हैं। ये लास्ट सेगमेंट अपन देख रहे हैं कैंसर का। रेडियोथेरेपी से भी आप क्या कर सकते हैं, कैंसर सेल्स को खत्म कर सकते हैं। रेडिएशन रिलीज होती है, से देखो अलग अलग। कीमोथेरेपी से अपन कुछ ऐसी ड्रग्स लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ड्रग्स। ये क्या होती है, ड्रग्स होती है, ड्रग्स। ये भी क्या कर सकती है, कैंसर को रिमूव कर सकती है, कैंसर को क्या कर सकती है, कैंसर सेल को खत्म कर सकती है। ठीक है, इम्यून थेरेपी, आप इम्यून थेरेपी में इंटरफेरोन यूज करो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करो, क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर कैंसर सेल्स खत्म हो जाएगी। तो बच्चों इस पूरे टॉपिक के अंदर अपन एक एक चीज को एकदम कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश की है। कैसे अपन पता लगा सकते हैं, कैसे ट्यूमर हो सकती है, कौन सी ट्यूमर कैंसर कोज कर सकती है, क्या क्या उनके रीजंस है, और कैसे अपन पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें अपन ने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेगमेंट अपन ने देखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप इसको फिर से देख सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वाला सेगमेंट जरूर पसंद आया होगा। बच्चों अगर ये सेगमेंट आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिएगा कि ये लेक्चर आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो तक बने रहने के लिए अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय बच्चों।